और आज हम आ गए हैं फिर से क्लास 10th की एक न्यू चैप्टर के साथ। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री की एक चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में नेशनलिज्म दैट इज़ राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम पास किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो चीज़ है दैट इज़ व्हाट इज़ नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे नेशनलिज्म क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है कि नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड द लॉयल्टी दैट काउजेस पीपुल टू थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। यानी नेशनलिज्म क्या है, एक फीलिंग्स है, ठीक है, जिसमें पूरे डेडिकेशन के साथ सारे लोग आपस में मिलकर एक राष्ट्र के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, यदि हम एक इसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद दैट इज़ अ नेशनलिज्म लोगों के समूह की, मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके तहत वे खुद को इतिहास, परंपरा और जाति और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। यानी जब भी नेशनलिज्म की बात आएगी इसका मतलब वहाँ के जो लोग होंगे अपने आप को कल्चरली, ठीक है, सोशली और लैंग्वेज, इन सबों के आधार पर क्या मानेंगे, एकजुट मानते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, दैट इज़ नेशनलिज्म। क्लियर। तो आई होप नेशनलिज्म क्या होती है चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फिगर दिया है, वो फिगर से आपको समझेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के जो कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है ना। तो ये इनका एक ही वॉइस है, इनकी एक ही डिमांड है, ये एक ही बात बोलना चाह रहे हैं। तो एज हम कह सकते हैं कि ये सारे लोग के अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना जागृत हो गई है। क्यों? क्योंकि सारे लोग अलग अलग देश के हैं, ठीक है, सारे लोग अलग अलग देश के हैं, जिसके वजह से इनके अंदर एक ही उद्देश्य है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ चुकी है, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की फीलिंग आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें तो इसके बाद की टॉपिक है कि आखिर हमारे मूवमेंट होते कितने हैं, मूवमेंट होते कितने तरह के हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, तो अगर हम टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जनरली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब राष्ट्रीय जो आंदोलन हुई वो जनरली कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला देखिए जो कह रहा है, हम कह सकते हैं उसको यूनिफिकेशन, दूसरा है सेपरेशन और तीसरा है स्टेट बिल्डिंग। ये 3 तरह के हमारे मूवमेंट्स होते हैं जो कि जनरली आपको पूरे विश्व में देखे गए हैं। तो सबसे पहला देखिए कह रहा है यूनिफिकेशन, जो कि इटली में हुआ था। ये यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि मर्जर ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड बट कल्चरली सिमिलर लैंड्स। जो पॉलिटिकली डिवाइड थे, राजनीतिक के रूप से डिवाइड थे लेकिन कल्चरली एक थे, वो जो मर्ज हुए उसी को हम लोग ने बोला यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन दैट इज़ अ एकीकरण, मतलब एक होना। ठीक है, और ये यूनिफिकेशन जनरली आपको कहाँ दिखे, दैट इज़ 19th सेंचुरी इन जर्मनी एंड 19th सेंचुरी इटली। ये चीज़ आपको इटली और जर्मनी के दौरान देखा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग, सेपरेशन का मतलब होता है अलग। कहता है कि कल्चरली डिस्टिंक्ट ग्रुप, मतलब वैसे कल्चरली जो अलग अलग ग्रुप थे उनका एक होना, एक स्टेट में क्या होना, एक होना, क्या कहलाता है, दैट इज अ सेपरेशन। अगर इसको हम बात करें तो ये कहाँ थे, जनरली ग्रीक में थे। कहाँ पे भाई, तो इन ऑटोमन एम्पायर, फ्रेंच स्पीकिंग कैनेडियंस। मतलब ये चीज़ वहाँ पर क्या देखा गया, वहाँ पर जो मूवमेंट हुई नेशनलिस्ट मूवमेंट, उनको कहा गया सेपरेशन। ठीक है, लास्ट है स्टेट बिल्डिंग। स्टेट बिल्डिंग में क्या थे कि कल्चरली जो डिस्टिंक्ट ग्रुप थे, मतलब सांस्कृतिक रूप से जो अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक है, वो फॉर्म करते हैं इनटू अ न्यू स्टेट बाय एक्सेप्टिंग अ सिंगल कल्चर। यानी जो भी डिफरेंट ग्रुप्स के कल्चर के लोग थे वो सारे क्या करते हैं, एक ग्रुप को अडॉप्ट करते हैं और सिंगल कल्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट बिल्डिंग। आई होप समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट कितने तरह के होते हैं। तो जनरली हम लोग को इस चैप्टर्स में आपको नंबर 1 पढ़ना होगा यूनिफिकेशन, ठीक है, सेपरेशन और स्टेट बिल्डिंग आगे देखेंगे, अगर चैप्टर्स में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे। यानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिफिकेशन, यानी यहाँ पर लोगों पॉलिटिकली डिवाइड होंगे बट कल्चरली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, उनको यहाँ पर एक करने की बात होगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि जनरली आपको आगे दिखेंगे, जैसे मर्जर्स। मर्जन का मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन दैट इज, इसका मतलब होता है जुड़ जाना। क्या जाना, जुड़ जाना, याद रखिएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है अपोज, अपोज बोले तो विरोध। ये सब वर्ड आपको ज़्यादातर आगे आने वाले वर्ड्स ये आपको किताब में आएंगे, जो आपके चैप्टर्स में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, बोले तो आज़ादी, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंस है। अब बात आती है इक्वालिटी। इक्वालिटी व्हाट, यानी इक्वालिटी कहता है कि एक तरह की स्टेटस है, एक तरह क्या है, स्टेटस है, जो कि किसके आधार पर, दैट इज़ अ राइट एंड अपॉर्चुनिटी, यानी अधिकार अवसर के आधार पर उनको एक जैसा अगर माना जाए तो उसको हम कहते हैं इक्वालिटी। यानी इक्वालिटी एक स्टेट है जिसमें सभी लोगों को राइट और अपॉर्चुनिटीज़ के आधार पर एक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है फर्टिनिटी। ये फर्टिनिटी वर्ड का मतलब क्या है, तो फर्टिनिटी वर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपुल शेयरिंग अ कॉमन प्रोफेशन और इंटरेस्ट, यानी लोगों का एक ऐसा समूह जिसका सेम इंटरेस्ट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिनिटी, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि यूरोप में आखिर नेशनलिज्म ऐसा क्यों हुआ, यूरोप में नेशनलिज्म होने की वजह क्या थे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दैट इज द काउजेज ऑफ नेशनलिज्म। इसके दो वजह हो सकते हैं। पहला कि ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से फ्रेंच में जो लोगों में जो इंस्पिरेशन आई थी, किसके लिए भाई, कि वहाँ पर स्प्रेड हुआ था एक आइडिया, किस चीज़ का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फर्टिनिटी का। इन वजह से यूरोप में नेशनलिज्म का जनरेटेड हुआ, इस नेशनलिज्म का उदय हुआ, ठीक है। तो पहला कारण था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जिस चीज़ का जो स्प्रेड हुआ था, जिस आइडियोलॉजी का स्प्रेड हुआ, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनके वजह से यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय होने का सबसे बड़ा कारण बना। और दूसरा कारण था नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड अ मोनार्की। जो नेपोलियन थे, जो मोनार्की का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, मोनार्की का मतलब होता है किंगशिप, मतलब राजा का सरकार। ये भी कहीं ना कहीं यूरोप में आपके नेशनलिज्म को डेवलप करने में बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल कारण बना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कॉमन बेसिक चीज़ें थी जो कि नेशनलिज्म यूरोप पढ़ने से पहले ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के बुक पर और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी फिगर पर आपके फर्स्ट पेज को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए यहाँ पर एक मूर्ति है, जिस मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देख सकते हैं यहाँ एक मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके आगे क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है, जो इनके हाथ में क्या है, झंडा लिए हुए हैं। गौर से देखिए झंडा भी डिफरेंट डिफरेंट रंग के हैं, है ना। सबसे आगे क्या है, इसमें सबसे आगे जो हैं वो फ्रांसीसी हैं, उसके बाद आपके जर्मनी के लोग हैं, ऑस्ट्रिया के लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सारे के लोग हैं जो एक की कतार में देखिए लगे हुए हैं, इस कतार में क्या है, लगे हुए, ठीक है। और इस मूर्ति के सामने देखिए कुछ कुछ कागज़ के टुकड़े हैं जो कि पड़े हुए, और भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर स्वर्ग से हमारे भगवान, संत, ईसाई जो भी हैं, सारे लोग ऊपर से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी फिगर पर हमारा पहला जो पैराग्राफ होगा वो डिपेंड है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, आखिर उस पैराग्राफ में क्या है। देखिए तो कह रहा है कि इन 1848 फेडरिक सोरियो, यानी कह रहा है कि 1848 में, ठीक है, फेडरिक सोरियो फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of 4 printing visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them। तो कहता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी ही आपको समझ में आएगी कि 1948 में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिनका नाम था फेडरिक सोरियो। मैं बार बार उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जिसका नाम था फेडरिक सोरियो, ठीक है, जिन्होंने 4 चित्र में से एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है, और उस श्रृंखलों में उसने सपनों का एक संचार रचा था, एक संसार रचा था। मतलब उनकी एक ड्रीम थी जिसने उसने फिगर में क्या किया था, ड्रॉ किया था। उसके शब्दों में के हम कह सकते हैं कि जो कि उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर एक बना था। मतलब कि उन्होंने जो फिगर ड्रॉ किया था उस फिगर में उनका कहना था कि जो सोशल होनी चाहिए, जो समाज होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए, सोशल, रिपब्लिक,
एंड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब जनतांत्रिक हो गया, और सोशल रिपब्लिक का मतलब हो गया सामाजिक गणतंत्र। ठीक है, जो सोशली क्या हो, फ्रीडम हो। उन्होंने जो फिगर ड्रॉ किया था उस फिगर में ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करें, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। तो कह रहा है कि उनके पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि सारे लोग जो जा रहे हैं, यानी कहाँ जा रहे हैं, तो इस मूर्ति के आगे वंदना करते हुए, हाथ जोड़ते हुए क्या हो रहा है, सब आगे निकल रहे हैं कि कहीं उनको क्या मिल जाए, एक आज़ादी मिल जाए। ठीक है, ये सोचते हुए इस मूर्ति के आगे से क्या कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं। और ऐसा क्या है भाई, तो ऐसा डायग्राम, ऐसा चित्र जो फ्रेडरिक सोरियो साहब थे उन्होंने बनाया है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि एज यू वुड रिकॉल artist of time of the French Revolution personified liberty as a female figure। कह रहा है कि आपको याद होगा, ठीक है, कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। ये हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग ने पढ़ा था कि वहाँ जो स्वतंत्रता होती थी उसमें कलाकार किसका रूप करते थे, महिला का प्रयोग करते थे। किस चीज़ के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उसको सिंबॉलिक मतलब दिखाने के लिए। ठीक है, तो हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर्स ऑफ राइट ऑफ द मैन इन अदर्स। कहता है कि उनके हाथ में एक ज्ञान उदय, एक मसाल थी, और दूसरे हाथ में उनके पास अधिकारों का घोषणा पत्र था। ठीक है, वैसा उसके फिगर में क्या किया गया है, दिखाया गया है। एक हाथ में क्या थी, ज्ञानोदय मतलब ज्ञान जो जगाने वाली एक मसाल, दैट इज टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय का मसाल जिसको हम कहते हैं। और उसके बाद दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ राइट मतलब अधिकार का जो घोषणा पत्र होता है वो उनके हाथ में थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वन ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ इज द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, द लाइज द सैटर्स रिमेन द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो कह रहा है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। अब निरंकुश संस्थान, दैट इज अ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, यानी किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब किसी भी तरह का कोई अपोज ना हो, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऐसी सरकार व्यवस्था जिस पर किसी भी प्रकार का कोई तरह का रुकावट, कोई अंकुश ना हो। और इसी तरह के हम लोग राजशाही सरकार को, इसी तरह के मोनार्की गवर्नमेंट को, ठीक है, हम लोग निरंकुश सरकार कहते हैं, दैट इज अ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब ही होता है ऐसी सरकार जिस पर किसी तरह का कोई अंकुश ना हो। अब कह रहा है कि इन सोरियो यूटोपियन विजन। अब यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है, तो यूटोपियन का मतलब होता है एक ऐसी कल्पना, ठीक है, एक ऐसा समाज का कल्पना जो कि कभी सच नहीं हो सकता है। अगर हम मान लें कि हम बहुत बड़े धनिक हो जाए, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वाला हो जाए, तो ये भी मानना हमको इम्पॉसिबल है, जो कि कभी सच नहीं हो सकता। तो ये जो हमारी मान्यता है ये कैसी है, तो इसको हम यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपिया। ठीक है, याद रखिएगा इस वर्ड को। तो यूटोपिया का मतलब ही होता है कि ऐसा एक समाज का सोचन, मतलब कल्याण, मतलब सोचना जो कि कभी सच नहीं हो सकता है, दैट इज यूटोपिया। तो कह रहा है इन सोरियो यूटोपिया विजन, पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कस्ट्यूम। मतलब जो डिफरेंट मतलब ग्रुप के जो लोग थे
वो भी डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड से जो आए हुए थे, मतलब अलग अलग देश से जो आए हुए थे, उनको पहचाना जा रहा था। किससे? तो आइडेंटिफाई थ्रू द देयर फ्लैग, मतलब उनके झंडे से पहचाना जा रहा था। एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, मतलब वो कपड़ा किस तरह के पहने हुए थे, उनसे उनको पहचाना जा रहा था। ये सब बात किस पे हो रही है? तो ये सब बात हो रही है फिगर के आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप के जो लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं, इसी फिगर पे सारा कुछ डिस्कस हो रहा है, ठीक है। ये बात कौन कर रहा है? तो ये जो हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट हैं सोरियो, उन्हीं का ये डिस्कशन है, ठीक है, जो उस फिगर में बनाया हुआ है। आगे कह रहा है कि लीडिंग द प्रोसेशन, तो ध्यान दीजिएगा, वे पास दैट स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। मतलब इस मार्च को जो लीड कर रहा था, प्रोसेशन का मतलब होता है मार्च, इस प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? मार्च, ठीक है। तो इस मार्च को जो लीड कर रहा था, ठीक है, तो पास्ट ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस को जो नेतृत्व कर रहे हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जो तब तक राष्ट्र बन चुके थे, ठीक है, जो कि क्या बन चुके थे? राष्ट्र। मतलब हम कह सकते हैं कि इस जो मार्च को जो लीड कर रहे थे, ठीक है ना, कहाँ पे? जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है, उसके आगे जो इस मार्च को लीड कर रहे थे वो कौन है? तो वो हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, जो कि विच इज दिस टाइम वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, जो तब तक क्या बन चुके थे? एक राष्ट्र बन चुके थे, ठीक है ना। नेशन स्टेट का मतलब होता है राष्ट्र राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर जो मैंने लिखा था, मैंने फिर से मैं ऊपर मैं दिखा देता हूं कि एब्सोल्यूटिज्म में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ अ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेन एनी कंट्रोल, जिस पर किसी भी तरह का कंट्रोल ना हो। कहां पर भाई? ऑन द पावर, यानी पावर में किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, उसको हम एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। इन हिस्ट्री सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड मोनार्कियल गवर्नमेंट, और इतिहास में इस तरह के गवर्नमेंट को मोनार्कियल गवर्नमेंट कहा गया। और मैंने बताया था कि मोनार्कियल का मतलब होता है किंगशिप, मतलब राजा का सरकार। अब देखिए लिखा हुआ यूटोपिया। अब यूटोपिया क्या है भाई? तो कह रहा है विजन, यूटोपिया मतलब ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, मतलब एक सोसाइटी जो कि इतना आदर्श है, दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जो कि कभी सत्य नहीं हो सकता, जो कि कभी सत्य नहीं हो सकता। तो दैट इज अ यूटोपिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ के बाद एक नया वर्ड है जो ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड पैराग्राफ है, कहता है कि जो फ्रांसीसी थे, ठीक है ना, जो क्रांतिकारी जो थे वो तिरंगे से पहचाने जा रहे थे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है फ्रांसीसी के बाद, मैंने छूट गया। जो फ्रांसीसी थे वो पहचाने जा रहे थे किससे? तिरंगे। और कहता है कि जो प्रतिमा डैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास फ्रांसीसी तुरंत पहुंचे ही थे, ठीक है ना, कि सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। कहता जस्ट उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो कि काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए, मतलब हाथों में, उनके हाथ में कौन सी? काला लाल और सुनहरा झंडा है, ठीक है। कहता इंटरेस्टिंग एट दैट टाइम, मतलब दिलचस्प वाली बात यह है, टाइम व्हेन द सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एट द टाइम व्हेन द सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, मतलब सबसे दिलचस्प वाली बात यह थी कि सोरियो इस समय जो फिगर को जो क्रिएट किए थे, जो बनाए थे, उन्होंने 4 चित्र का जो श्रृंखला बनाया था, जो हमने आपको ऊपर में बताया, जर्मन पीपल्स डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। उस वक्त जो जर्मन पीपल थे, ठीक है ना, वो यूनाइटेड नेशन में, एक हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के वो हिस्सा नहीं थे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि दिलचस्प की बात यह थी कि सोरियो ने यह छवि निर्मित की थी कि जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। मतलब ये फिगर तब उन्होंने ड्रॉ किया था जब ये बनाया था। अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा, तो कह रहा है कि द फ्लैग द कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिवर होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरस जर्मन स्पोकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू नेशन स्टेट
अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो झंडा वो थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी, याद रखिएगा लिबरल मतलब होता है उदारवादी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लिबरल, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है मैंने। लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति थी, ठीक है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहत थी। मतलब जो जर्मन स्पीकिंग जो बहुत सारे जो प्रिंसिपैलिटीज थे, तो प्रिंसिपैलिटीज का मतलब होता है कि ए स्टेट, ध्यान दीजिएगा, ए स्टेट रूल बाय द प्रिंस, मतलब वैसा स्टेट जो कि किसके द्वारा रूल किया जा रहा हो, प्रिंस के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपैलिटीज। ठीक है, तो ऐसी चाहत थी कि एक ऐसी समाज, एक मतलब एक राज बनाया जाए जिसके अंदर क्या है, सारे आपस में एक साथ मिलकर रह सकें। ऐसी उनकी चाहत थी। किनकी? सॉरियुक, जो हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सॉरियुक। ठीक है, आगे कह रहा है कि फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी एंड रसिया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिली के राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ठीक है, मुद्दे की बात है कि जर्मन के बाद कौन थे? तो सबसे पहले कौन था? तो सबसे पहले आपके फ्रांस के लोग थे, है ना। उसके बाद आपके कौन थे? जर्मनी। उसके बाद आपके कौन थे? तो फिर यही आपके ऑस्ट्रेलिया हो गए, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया, इन सबों क्या हैं? लोग हैं, जो कि कतार में क्या है? लगे हुए हैं। अब कह रहा है कि फॉर द हेवन above the Christ sent an angel gaze of the scene, और ऊपर से स्वर्ग से बैठकर, ठीक है ना, ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नज़र में जमाए हुए हैं। जो कि मैंने कहा था कि देखिए इस फिगर में ऊपर से सबको ही भगवान लोग देख रहे हैं बैठ के, है ना। चलिए आगे। तो ये सब बात, जो भी बात बोला जा रहा है, ये सब बात कौन बोल रहे हैं? फ्रेडरिक सॉरियो के जो चित्र जो बनाए थे उनमें ये सारा बात डिस्कशन है। ठीक है, और ये सब सारा बात कौन कर रहे हैं? फ्रेडरिक सॉरियो। ठीक है, आगे कह रहा है कि दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फर्टिनिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों में के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब ये जो फिगर को बनाया गया है किसके लिए? कि राष्ट्रों के बीच जो भाईचारा, दैट इज ब्रदरहुड, इसको दिखाने के लिए जो हमारे जो फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सॉरियो ने, उसका ये दिखाने के लिए इस चित्र का यूज किया है कि सारे लोग क्या हैं? एक जैसे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, तो कुछ वर्ड है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में देखिए गेज का मतलब होता है वॉच, देखना या आई, जो कि आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ लिखा हुआ हो। हाँ, गेज देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वॉच, मतलब देखना। ठीक है, उसके बाद फर्टिनिटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, जो कि देखिए यहाँ लिखा हुआ था। इमर्ज मतलब कम आउट, मतलब बाहर आया, और सोवरेन मतलब रूलर। ठीक है, और इमेमोरियल मतलब होता है वेरी ओल्ड, जो कि अगर आगे मिलेगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो कह रही है कि दिस चैप्टर्स विथ डील विथ मेनी ऑफ द इशूज विजुलाइज बाय सॉरियो इन फिगर। कहता है इस अध्याय में हम ऐसी कई विषय उठाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सॉरियो जी थे जो कि अपने फर्स्ट फिगर में किए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन पॉलिटिकल मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। इसका मतलब हुआ कि 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे, है ना। क्या बोल रहा है कि स्वीपिंग चेंज मतलब भारी परिवर्तन, किसमें? पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, यानी यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जो थे ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया था। कौन? राष्ट्रवाद। कौन? नेशनलिज्म। याद रखिएगा। The end result of this change was the emergence of the nation state in place of multinational dynasty empire of the
यूरोप। करा इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, मल्टीनेशनल डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, इंपायर का मतलब होता है मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय, डायनेस्टी मतलब वंश, वंशीय जिसको बोलते हैं, और इंपायर साम्राज्य, है ना। तो कहता है कि अंततः यूरोप में के जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। यानी मल्टीनेशनल डायनेस्टी के इंपायर की जगह एक नेशन स्टेट का क्या हुआ था, इमरजेंस हुआ था, मतलब उदय हुआ था। नेशनलिज्म का देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस था, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, है ना। छोटे छोटे जो टुकड़ों में जो राजाओं के जो देश बटे हुए थे, उन सभी को क्या कर लिया गया था, एक मिला लिया गया था। ये किसका इम्पैक्ट था, ये इम्पैक्ट था आपका, जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म का ही इम्पैक्ट था कि जितने छोटे छोटे साम्राज्य थे सारा मिलकर क्या हो गए थे, एक राष्ट्र बनने जा रहे थे। ठीक है, इसलिए ये नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ऑलरेडी बता दिया कि नेशनलिज्म का मतलब ही होता है कि जो कल्चरली, सोशली, रिलीजली जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, सब में एक तरह की फीलिंग्स आना, भावना ही आना क्या कहलाता है, नेशनलिज्म कहलाता है। हम लोग ने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज बाय द सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां पर विचार विकसित हो रहे थे, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, जो विचार विकसित हो रहे थे, किसका, मॉडर्न स्टेट का। कहाँ भाई, तो इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी। मतलब क्या हुआ कि यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्र शक्ति की थी। मतलब जो वहां पे ऐसा जो राष्ट्र बन रहा था, उसकी सब पावर शक्ति कहाँ थी, एक केंद्र पर थी, मतलब सेंट्रलाइज थी। हम कह सकते हैं वो क्या थी, केंद्रित थी। जैसे इंडिया में क्या है, सारा पावर पीएम के पास, है ना। उसी तरह वहां भी जो ऐसी धारा विकसित हो रही थी कि उसका जो पावर था वो कैसा था, वो सेंट्रलाइज था। कैसा था, सेंट्रलाइज। चले आगे। मतलब जो पावर थी ना, एक शक्ति बन रही थी, एकदम केंद्रित थी वो, एक तरह हम कह सकते हैं। इसके बाद की अगर बात करें तो कह रहा है कि हैड बीन डेवलपिंग ओवर पीरियड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। जैसा कि मैंने कहा कि यूरोप में ऐसी बहुत लंबे समय से इसी बात पे विकसित बातें चल रही थी कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें जो पावर, जो शक्ति है वो कैसी हो, सेंट्रलाइज्ड हो, केंद्रित हो। ठीक है, इस पे बात चल रही थी किस बार, यूरोप में। आगे देखिए। बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली रूलर्स comes to develop a scene of a common identity and the share of history of descent. अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान मतलब सेंस ऑफ कॉमन, है ना। सेंस ऑफ कॉमन का मतलब हुआ साझा पहचान, ठीक है, का भाव था और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। सेंस ऑफ कॉमन मतलब साझा पहचान, और आइडेंटिटी मतलब पहचान जिसको हम बोलते हैं, एंड शेयर हिस्ट्री मतलब हम कह सकते हैं कि साझा इतिहास, और डेसेंट बोले तो विरासत की भावना थी उसके अंदर। ठीक है, ये तीन वर्ड को याद रखिएगा। सेंस ऑफ कॉमन मतलब साझा, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी मतलब एक साझा पहचान, शेयर हिस्ट्री मतलब साझा, मतलब इतिहास का साझा करना, मतलब एक दूसरे के साथ, समझ रहे हो ना, आदान प्रदान करना। और डेसेंट का मतलब होता है विरासत, ठीक है ना। यानी इन सबों की भावना थी। कब, जब वो नेशन क्या हो रहा था, इमरजेंस हो रही थी, जब उसकी उदय हो रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है कि दिस कॉमनेंस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द इमेमोरियल। इमेमोरियल का मतलब होता है वेरी ओल्ड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इमेमोरियल का मतलब होता है वेरी ओल्ड। इट वॉज फाउंड थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड कॉमन पीपल। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि साझेपन की यह जो भावना आई थी, द कॉमननेस,
है ना, कॉमननेस मतलब साझेपन की भावना जो आई थी फ्रॉम देयर मेमोरियल, बहुत पुराने समय से, इट वॉज फॉरगेट द स्ट्रगल, ये एक स्ट्रगल था किसके बीच भाई, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर एंड द कॉमन पीपुल। यानी ये जो साझेपन की जो भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की जो उनके बीच में गर्मा गर्मी जो थी, जिसको सरगर्मी बोलते हैं, उनकी वजह से निर्मित हुई थी। कब? ये साझेपन की भावना, ये पहले से नहीं थी कि हम सब कुछ अपना क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये शेयरिंग वाली भावना कब आई? जब वहाँ के आम लोगों के बीच, वहाँ के नेताओं के बीच क्या आ गई थी, कुछ मतलब कह सकते हैं ना सरगर्मियाँ, मतलब एक तरह का जो कॉन्फ्लिक्शन जो बढ़ा, उसकी वजह से ये चीज़ हुआ था। ठीक है, उसका कह रहा है कि दिस चैप्टर्स विल लुक एट डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड द नेशनलिज्म केम्स इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो कह रहा है यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आएंगे। तो यही हमारा था चैप्टर फर्स्ट के पेज नंबर 2। तो आज हम इस एक्सरसाइज में हम लोग 2 पेज को हम लोग ने पढ़ा, चैप्टर पेज फर्स्ट और पेज 2, ये हमारी पेज 2 थी। तो आई होप चीज़ें समझ में आई है। तो ज़रूर वीडियोस को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इस वीडियोस को आगे इनिशिएट कर सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नाइस डे, टेक केयर।